कारण क्या था कि बिंबिसार आ अजात शत्रु दुनू जो है वैशाली के एगो नर बधु रहे अम्रपाली, ओकरा से प्रेम क बैठले दुनू। हाँ, बाप बेटा दुनू। त्या लोग की कलके ई अजात शत्रु ओकरा पापा के अपन मार दिल के राजगद्दी पर बैठ गए। ठीक है, मतलब पप्पा के मार दिल के दोनों आदमी ओकरा से प्रेम कर लेके। इसलिए क्या किया, ये राजा कौन था, बिंबिसार। लेकिन इसने क्या किया, अपना पिता के मार दिल के। देखो, राजा, किसान और नगर। पहला जो इससे पहला चैप्टर जो पढ़े हुए थे हम लोग, क्या था, ईंट मन के और अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता की बात। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि छल से कौन लिपि, भावचित्रात्मक लिपि। कौन लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, जिसको पढ़ा नहीं जा सका था। 2600 से 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच, है ना, जो हड़प्पा सभ्यता का जो परिपक्व वाला नगर वाला जो बात था, इसमें हम लोग देखे हुए थे। अभी अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर बनाया 2, चैप्टर नंबर 1 था वो, और चैप्टर नंबर बनाया 2, है ना, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक, जिसमें दिया क्या है भाई, 6000 ईसा पूर्व से 6 ईस्वी तक का बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि जब हम लोग पीछे जो पढ़े हुए थे 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बारे में, वो जो बीच का जो अंतराल था, या फिर 1900 से कौन 1300 ईसा पूर्व, इसका मतलब इसके बीच का जो 600 ईसा पूर्व और 1300, इसके बीच वाला जो गया सो कहां गया, आखिर क्या बात हुआ। कुछ छोटा छोटा सा, लेकिन ज्यादा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बीच का बात जो गया सो क्या गया, कहां गया, है ना, तो हमको थोड़ा सा रिलेट करना था इससे, इसलिए हम ऐसा बात करते हैं। चलो, तो 600 ईसा कै वर्ष हुआ, मतलब ईसा मसीह का जन्म, हालांकि हम बोले हुए कि मान लो कि 1 ईस्वी को हुआ ना, तो 1 ईस्वी मतलब -1 -2 -3 है, मतलब पहले, माइनस हम देना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब दर्शा रहे जो इससे पहले। तो इससे पहले इसी तरह से, मतलब ईस्वी पूर्व का मतलब हुआ इस तरह से 600 वर्ष ना। ईसा मसीह के जन्म के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, इस तरह से 600 वर्ष ना। तो यहां से लेकर के यहां तक का बात, ठीक है, चलिए, मतलब 600 वर्ष पहले, ईसा मसीह के पहले की बात है, और 600 वर्ष बाद की बात है। देखिए, हम लोग पढ़े हुए थे कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे पतन हो गया था। क्या हो गया था, पतन, यानी समाप्त हो गया था। ठीक है, जब समाप्त हो गया तो वो एगो नगर का बात हुआ। ठीक है, और यहां से जो है फिर से राजा, किसान और नगर, मतलब फिर से यह द्वितीय नगर की बातें हैं ना, फिर से क्या है, दूसरे नगर की बातें हैं। पहला नगर तो वो था, और दूसरे नगर की बातें हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद, है ना, लगभग 150 वर्षों, 1500 वर्षों के लंबे अंतराल, यानी बीच का जो अंतराल हो रहा है कुछ 1200 के अंतराल में, मान लो 1100, कुछ इस तरह से अंतराल में, उप महाद्वीप के अलग अलग भागों में कई प्रकार के विकास हुए। मतलब कहने का कि जब पतन हो गया, मतलब समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद अपना किसी तरह से अब वहां अपना था, उसके बाद जो है 1000 यानी 1000 या 1200 वर्ष के बाद जो है फिर से कहीं ना कहीं नगरों का प्रारंभ हुआ, विकास हुआ। ठीक है, फिर से नगरों का क्या, हालांकि खोज तो हो गया था पहले ही, लेकिन उसका फिर से जो है विकास हुआ। तो कुछ बातें जो होगा कि मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय में मतलब किस तरह का चीजें मिलता था, क्या क्या होता था, क्या क्या मतलब किस तरह का व्यवस्था होता था,
और जब यानी 1,500 वर्ष बाद जो है नगर जो आया वही नगर था, और तब जो विकास हुआ तो उस समय में क्या स्थिति था। जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि तांबा और कांसा इत्यादि का प्रयोग होता था पहले, मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय में। उसमें हम लोग देखे थे कि लोहा का प्रयोग नहीं होता है। हड़प्पा काल के समय ये भी पूछ दिया जाता ना, हड़प्पा काल के समय में किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का। ठीक है, तो लोहा का प्रयोग उस समय में नहीं हुआ करता था। हाँ, मिट्टी वगैरह का प्रयोग वहां होता था, लेकिन मिट्टी में भी उस समय का जो होगा सो अलग, और इस समय जैसे धातु में उस समय मतलब मतलब कहने का कि तत्व में कौन धातु, कांसा इत्यादि, सीसा, इस सब का प्रयोग हुआ करता था। लेकिन अब जो है कुछ लोहा का प्रयोग होगा। उस समय में जिस चीज के मिट्टी का प्रयोग होता था उस समय का मिट्टी कुछ अलग होगा, अब समय का जो मिट्टी होगा कुछ अलग होगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद 1,500 वर्ष के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था, काल मतलब समय, यही वह समय था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। किसका लेखन किया गया भाई? ऋग्वेद का लेखन किया गया। अब उत्तर भारत और दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। मतलब यानी किसान की बस्तियां, जैसे पता चला कि इधर जो है किसान की बस्तियां जो अस्तित्व में मतलब फिर से मतलब उभर करके सामने आया। कहां? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप मतलब जहां मतलब नदी, तालाब, पानी इत्यादि ज्यादा हो। ठीक है ना। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। मतलब जो फिर देखो, एक नगर तो हो गया जो बीत गया था, फिर भी 1000 वर्ष साल बाद जो है फिर से जो हुआ, तो ये सब क्या हुआ भाई? कृषक बस्तियां का अस्तित्व में आया और चरवाहा बस्तियां भी अस्तित्व में आया। अब ईसा पूर्व पहले सहस्त्राब्दी के बाद यानी दौरान मध्य और दक्षिण भारत के शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जो हमने कहा। मतलब उस समय का जो सामान सब हुआ करता था और इस समय जो सामान हुआ उसमें कुछ अंतर आया। तरीका जो उस समय का था कुछ अलग था, और अब फिर से जो नगर का विकास हुआ उस समय का तरीका कुछ अलग, जिसमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थर, महापाषाण मतलब पाषाण का मतलब हुआ वही पत्थर। ठीक है, पत्थर। तो महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले, जिसमें महापाषाण के जैसे कई प्रकार के पत्थर से मूर्ति या कई प्रकार से राजाओं इत्यादि का जो तस्वीर होता है, चित्र वगैरह, कई स्थानों पर पाया गया। इन सब चीजों को देखा कि सबों के साथ अलग अलग प्रकार के लोहे से बने उपकरण। अब कहने का मतलब क्या हुआ? उस समय में लोहा नहीं था, लेकिन इस नगर, द्वितीय नगर की बात करा जाए तो लोहा का बात हुआ। अब लोहे से बने उपकरण और हथियार को भी दफनाया गया था। जब फिर से जो नगर का विकास हुआ उस समय अगर देखा गया तो देखने को यह मिला कि बहुत सारा उपकरण जो था यानी यंत्र वगैरह जो था लोहा का बना हुआ था, और हथियार वगैरह जो बना था लोहा का बना हुआ था भाई। ठीक है, अब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। अब देखो, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी मतलब वही 600 ईसा पूर्व ना से 600 ईस्वी तक, 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्य साम्राज्य और राजवारों का विकास है। और देखा गया कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन, जो नया परिवर्तन आया, जो विकास हुआ, तो प्रमाण मिला। क्या मिला? शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्य, साम्राज्य
और रजवाड़ों का विकास हुआ था। मतलब राज्य का विकास हुआ, साम्राज्य का विकास हुआ और रजवाड़ों यानी राजा वगैरह सब ज्यादा होने लगा। अच्छा, इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे। इसका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। मतलब कहने का इन सब का जो राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे। कई प्रकार के परिवर्तन रहे होंगे। राजनीतिक सिस्टम जो उस समय में ज्यादा राजा दरबार नहीं हुआ करता था, ठीक है, लेकिन दूसरे नगर जब दूसरा द्वितीय नगर का जब विकास हुआ तो देखने को मिला क्या कि वही राज्य, साम्राज्य और रजवाड़, तो इस सब का मतलब राजा पर राजा हुआ करता था। अब उसमें पता चला कि कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से यह सब बात पता चला। इसी के साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगर का उदय हुआ और पूरे उपमहाद्वीप में नए नए नगरों का उदय हुआ। ठीक, अब इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेख ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे अलग अलग प्रकार के स्रोत का अध्ययन करते हैं। मतलब इतिहासकार वही जो पुरातत्वविद में रहने वाले वैज्ञानिक इतिहासकार, मतलब बड़े बड़े ग्रंथों का, सिक्कों का और चित्र वगैरह जो रहता है उसी से ना पता चलता है। अलग अलग प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा, मतलब कल्पना कर सकते हैं आप, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, होगा कि इस स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। कि ये सब जो स्रोत था, मतलब ग्रंथों का स्रोत, सिक्कों का स्रोत, चित्रों का स्रोत, इन सब से पूरी कहानी का जो है बात नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रिंसेप और पिएडस्सी। अब इतिहासकारों का कुछ बात सब आएगा जो उसने अवलोकन किया, मतलब पढ़ा, समझा। ठीक है, किन सब चीजों के द्वारा, नहीं किन सब चीजों के द्वारा, अभी ऊपर था ना, अभी किन सब चीजों के द्वारा, जैसे सिक्कों के द्वारा, है ना, चित्र के द्वारा, इन सब के द्वारा जो बात बताया गया है, ठीक है, उसका अवलोकन किया। ठीक है, भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। किस दशक में हुई? 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। मतलब हम लोग जो देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता के समय में भाव चित्रात्मक लिपि था जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका था, लेकिन बाद में बात आ रहा है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। अर्थ निकाला, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ा जा सकता। ठीक है, इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया और इस लिपि का जो प्रयोग किया गया था शुरू के अभिलेख, जो कई प्रकार के अभिलेख हो या सिक्का वगैरह हो, चित्र वगैरह हो, उस समय प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पिएदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। जो अभिलेखों से, चित्रों से प्रिंसेप ने बताया, उसको पढ़ करके, समझ करके बताया कि अधिकतर मोहर इत्यादि सब जो हुआ करता था ना, उस पर किसका नाम हुआ करता था? राजा लोगों का। अब जैसे कोई होता है ना कि हाँ कोई राजा है, कुछ किया था, अपना छाप छोड़ दिया, है ना, इसी तरह के मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेख, जैसे कि हम लोग कहीं कहीं घूमने वगैरह जो जाते हैं, तो घूमने जो जाते हैं तो नहीं रहता है कि राजा का तलवार, सब राजा ने के मतलब कई प्रकार की बातें क्या किया था, उस सब का चित्र दे देगा, है ना। तो ये मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। अब आएगा
अशोक की बात, यानी कुछ नाम जो था उनमें से राजाओं में से किनका नाम था भाई? अशोक का भी नाम था। अब बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक में से एक था। अशोक जिसको प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ठीक है, एक नंबर में पूछ लेता है कि प्रियदर्शी शासक किसे कहा जाता है? अशोक को। तो अशोक जो थे, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया गया अशोक के बारे में, बौद्ध ग्रंथों में के द्वारा बताया गया कि अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक में से एक था। मतलब बहुत सारे प्रसिद्ध शासक थे, उसमें से एक अशोक भी थे। अब इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए अलग अलग भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। अब देखो, राजवंशों के यानी राजा का जो वंश था, यानी राजाओं जो था किन किन वंशों का था, ठीक है, वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए अलग अलग भाषाओं में लिखे अभिलेख। जो अभिलेख लिखा हुआ था वो कई भाषाओं में, मतलब अनेकों प्रकार का अभिलेख हुआ होगा भाई, तो अनेकों प्रकार की भाषा हुआ होगा। अनेकों प्रकार के ग्रंथ हुआ होगा, तो अनेकों प्रकार के ग्रंथ में मतलब भाषा हुआ करता होगा, ठीक है, किया। अब परिणाम सब, जिसके बाद 20वीं सदी के शुरू में के दशक तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। अब कहने का मतलब कि 20वीं सदी के शुरू तक जो है उपमहाद्वीप का जो, देखो दूसरे नगर के रूप में जो उभर करके सामने नगर सब आया, वो सब था क्या? तो वो सब क्या था? उपमहाद्वीप ही था, ठीक है। अब उसके बाद तो इस सब का जो है सो कहीं ना कहीं विख्यात हुआ और ये तैयार होने को आ गया अब कि आखिर पीछे क्या था। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहासों के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश किया कि क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। किससे? हड़प्पा सभ्यता से। मतलब राजनीतिक परिवर्तन, जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जो आर्थिक परिवर्तन हुआ या सामाजिक का जो विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, उसके बीच कोई संबंध था क्या? छानबीन करना चाहा। कौन? इतिहासकारों ने। शीघ्र ही, जल्दी ही यह आभास हो गया, मतलब कल्पना मन में आ गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं रहा। मतलब सीधा संबंध उससे नहीं था, कुछ ना कुछ था भी और कुछ अलग भी था। जैसे हम लोग देखें कि पीछे बहुत सारा ऐसा सामान था जो वो अलग था और अब जो नया नगर का उद्भव हुआ उसमें अलग था, ठीक है। प्रारंभिक राज, तो चलिए हम देखते हैं आखिर क्या था। अलग था तो क्या था? डायरेक्ट संबंध जो नहीं था, इनडायरेक्ट रूप से जो संबंध था, तो आखिर क्या था? तो हम लोग अब समझते हैं प्रारंभिक राज्य को। ये प्रारंभिक राज्य कब की प्रारंभिक राज्य? मतलब एक तो हड़प्पा सभ्यता के काल में वो प्रथम नगर की बात हो गया और ये जो उद्भव हुआ सो द्वितीय नगर, यानी नगर जो पहले था वो पहले बार था, अब फिर से उसी नगर का विकास हुआ था। अब देखिए 16 महाजन पद, ठीक है। इस 16 महाजन पद में से एक मगध महाजन पद जो होगा, मगध महाजन पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ठीक है। राजा ने मगध क्या है भाई? बिहार ही मगध है। बच्चा से पूछबे नहीं तो बच्चा बता देता 8वां वाला। बिहार का ही पुराना नाम क्या है? मगध। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में दिया है। मगध का जो पहला शासक था बृहद्रथ के,
पहला शासक बृहदत्त नहीं था, बृहदत्त के वंश का शासक था जरासंघ, उसका बेटा। ठीक है, तो ये सब आगे दिया है, अभी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कौन बना, बिंबिसार आया था। अभी जो है कि बिहार की राजधानी हम लोग पटना बोलते हैं, अभी पटना नहीं था, पहले क्या था, राजगीर था। वो तो पटना का नाम ना हुआ पुराना, जैसे कि दिल्ली है अभी भारत की राजधानी, लेकिन इससे पहले क्या था, मुंबई। तो अभी बिहार की राजधानी क्या है, पटना, लेकिन इससे पहले क्या था, राजगीर। नीरज के पता है। ठीक है, तो प्रारंभिक राज्य, हल्ला नहीं करो, बात को समझो, सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम अभी से, वो भी आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 महाजनपद आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक, मतलब तो मानेगा ही मानेगा भाई, उस समय जो था, 6ठी शताब्दी में जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था नगरों में। ठीक है, इस काल को प्रायः आरंभिक राज्य नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग, देखो बार बार आ रहा है वो लोहा, मतलब लोहा के, आज इतना जो विकास हुआ है ना दुनिया, आज इतना जो विकास किया है चाहे भारत ही, उसमें एक पहला तो ये भी हम बोल सकते कि लोहा, अगर लोहा का तत्व नहीं होता, लोहा तत्व में लोहा नहीं होता तो इतना विकास नहीं हुआ रहता भारत। बोलेगा कैसे, क्योंकि लोहा की वस्तु से ही कई प्रकार की मशीन का प्रयोग किया गया है, मशीन बनाया गया, और उस मशीन से कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होते हैं भाई। आज जो हवाई जहाज है, ट्रेन इत्यादि वगैरह, गाड़ी घोड़ा जितना कुछ बनता है, तो सबका प्रयोग होता है। अगर नहीं लोहा होता तो उतना विकास नहीं कर पाता, तो वही ना। अब देखो, अब लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। अब कहने का मतलब क्या हुआ, देखो पूछेगा प्रारंभिक राज्य, ध्यान दो, बोलेंगे क्वेश्चन लिखने के लिए। विकास हुआ बौद्ध और जैन धर्म, जो जिस बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग बारीकी से बढ़िया से पढ़ेंगे, सुंदर से अध्याय 4 में, और पक्का है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आगे जो ग्रेजुएशनो करबे वही समय यहाँ सब क्वेश्चन सब पूछे है। तैलक अगर अत्ता बढ़िया से पढ़ने रहे तो आगे कोई हिस्ट्री से ऑनर्सो करबे तो यहाँ के यहाँ से सपोर्टिंग रहत बढ़िया। तो बहुत क्या कोनो कारण बस कोई बच्चा मान लिया क्लास नहीं कह पेलक, नहीं पढ़ पेलक, तो कम से कम इहो सब रहत। ठीक है, कि सिक्कों, है ना, अध्याय 4 में पढ़ेंगे, है ना, किसके बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, के आरंभिक ग्रंथों के महाजन पद का नाम से 16 राज्य का उल्लेख मिलता है। अभी बोले थे 16 राज्य का उल्लेख मिलता है, किसके अनुसार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो भी ग्रंथ लिखा गया है उसमें से 16 महाजन पद का उल्लेख किया गया है, जिसमें से सबसे शक्तिशाली जो है मगध रहा है। ठीक है, यद्यपि महाजन पद के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, मतलब वो जो 16 महाजन पद है उसकी सूची इस ग्रंथ में एक समान नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ है, जैसे वज्जी, ये सब महाजन पद है। जैसे 16 महाजन पद कहा ना, तो उसमें से ये सब महाजन पद हुआ, जैसे वज्जी हुआ, मगध हुआ, कौशल हुआ, कुरु हुआ, पांचाल हुआ, गांधार हुआ, है ना, अवंती हुआ, ये सब जो है नाम दिया गया है। अब जैसे वज्जी भी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, जैसे कुरुक्षेत्र जो महाभारत हुआ था, पांचाल नरेश जो द्रौपदी के पिताजी, है ना, जिसको द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था ना, है ना। गांधार नरेश कौन था,
दुर्योधन के मामा शकुनी, जो गांधार के नरेश, यानी कहने का मतलब क्या बोला, गांधारी के भाई, धृतराष्ट्र की पत्नी के भाई, मतलब उसका साला। अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं, मतलब ये सब जो है 16 महाजनपद में से कुछ है। ठीक है, अब इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते हैं। ये सब महाजनपद जो है कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों में से। अब अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। अब ज्यादा से ज्यादा महाजनपदों पर किसका शासन हुआ करता था भाई? राजा। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये सब जो था महाजनपद, मतलब इन पर राजा राज करता था। कौन राज करता था? राजा हुआ करता था, जो अपना राज करता था भाई। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। लेकिन कुछ ऐसे जैसे गण संघ के नाम से, मतलब अभी क्या कहा, ये सब जो है कुछ मुख्य है जिस पर जो है राजा ही राज करता था। और इसके अलावा जो कुछ महाजन पद है, उस महाजन पद पर कौन शासन करता था? समूह बना करके शासन करता था। मतलब लोग अपने में समूह बना लेता था और समूह बना करके राज्य चलाता होता। कहने का मतलब सो हुआ। ठीक है ना? संघ के नाम से राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। मतलब कोई एक राजा नहीं हुआ करता था, बल्कि 10 आदमी 20 आदमी का समूह बना करके कि सब आदमी के विचार विमर्श से अपना चलता था, है ना? अब इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब तो कभी कहलेबे करेगा। मान लो कि 15 आदमी का समूह बना, तो 15 आदमी का समूह बना, तो 15 आदमी का समूह बना, 15 आदमी पूरा मिल करके राजा चलाता था। तो इसका मतलब इहो राजा हुआ, 15 आदमी में इहो राजा सब, क्योंकि किसी एक को तो नहीं बनाया गया था भाई। ठीक है, अब भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, जो अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे, महावीर के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है ये लोग। ठीक है, तो इन्हीं गणों से संबंधित थे। किन गणों से? जिसमें राजा नहीं, ज्यादा राजा की बात नहीं हुआ करता था, बल्कि समूहों का बात हुआ करता था। ठीक है, वजी संघ की ही भांति, मतलब वजी संघ की तरह ही कुछ राज्य में भूमि सहित अनेकों आर्थिक स्रोत पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। अब जिस तरह से बज्जी पर राजा जो है शासन करते थे, उसी तरह से कुछ ऐसा भी भूमि हुआ करता था जिस पर राजा अपना राज्य करता था। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन मतलब अब इन राज्यों को के बारे में पूरी तरह नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे इसी तरह से। मतलब राजा राज करता था, या कहीं कहीं जो है महाजनपदों में गण राज करता था। गण का मतलब जनता गण। ठीक है, अब प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती हो, तो बिल्कुल है भाई, प्रत्येक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी। जैसे हम बताए कि मगध की राजधानी क्या? राजगीर। पहले अभी राजगीर पर जाना। ठीक है, अभी है। प्रायः किले से घेरा जाता था, जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़े हुए थे ना, किला बंदी कर दिया जाता था। ठीक है, अब किले बंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं, अब किले बंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं, ठीक है, चलो उसको समझा देंगे बाद में। सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। बिल्कुल सही बात।
अब कहने का मतलब क्या हुआ, जो जनता कोई भी राजा हुआ करता होगा तो नौकरशाही जो नौकर वगैरह रखता होगा, या कई प्रकार की जो राजा होता है तो मंत्री वगैरह सब होता है, तो उस सब को चलाने के लिए, प्रजा पर ध्यान रखने के लिए भाई बहुत सारे चीजों की जरूरत होगी भाई। धन संपत्ति, आर्थिक का बात जब भी आएगा तो धन संपत्ति सब समझना। आर्थिक मतलब जैसे बोलते हम कि उसका आर्थिक स्थिति अच्छा है, उसका आर्थिक स्थिति खराब है, इसका मतलब वो थोड़ा धनी मनी थोड़ा गरीब। इसका आर्थिक स्थिति अगर अच्छा है उसका खराब है, इसका मतलब, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस तरह से समझना, ठीक है। तो आर्थिक स्रोत की आवश्यकता तो होती थी भाई, बिल्कुल सही बात है। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। अब इनमें शासक सहित, मतलब शासक सहित अन्य के लिए यानी दूसरों के लिए नियम का निर्धारित किया गया। मतलब ब्राह्मणों के द्वारा अब कुछ नियम बनाया गया। अब वह नियम किस पर लागू होता था? जनता पर भी और राजा पर भी, इसलिए कहा शासक सहित। शासक किसको बोलते हैं हम? राजा को, ठीक है। तो जो कुछ भी नियम का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, एगो नियम लगा दिया। अब सुनो, इसीलिए पूछा जाता है कि जैसे पहले राजा जो हुआ करता था, कौन हुआ करता था? तो क्षत्रिय वर्ग ही राजा हुआ करता था। अब क्षत्रिय को किसको बोलेंगे? क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो युद्ध करता हो उसको क्षत्रिय बोलते हैं। जैसे जैसे पुराना मूवी अगर दिखता होगा तो उसमें जैसे तलवार सबसे लड़ाई हुई है ना, तो तलवार सबसे लड़ाई हुई है, इसका मतलब वो क्षत्रिय होता था। जैसे महाभारत है, तो महाभारत में जितना भी व्यक्ति भाई लड़ाई किया है उसको क्या बोला गया है? क्षत्रिय। और क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो कुछ नियम, बात को समझो, एक नंबर में सब क्वेश्चन पूछ देगा कि राजा कौन हुआ करता था, कौन बन सकता है? तो क्षत्रिय ही, ठीक है। तो कहने का मतलब निर्धारण किया गया, नियम बनाया गया जो सबके लिए लागू हुआ करता था। अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण के लोग ही बन सकते हैं, अब कोई मध्यम वर्ग वाला नहीं, ठीक है। अब अध्याय 3 भी देखिए, शासकों का काम किसानों व्यापारियों, कुछ बातें इसमें ऐसा है जो चैप्टर 3 में देखेंगे, चैप्टर 4 में देखेंगे, कुछ बातें हैं जो पिछले का चैप्टर से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटिव रहता है, तब बातें समझ में आता है। ये पढ़ा देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, घबराओ नहीं बाबू, वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। शासकों का काम किसानों, अब देखो, अब बात को समझो। अब शासकों का जो काम हुआ करता था, मतलब राजा कौन बनेगा भाई? क्षत्रिय। यानी शासक कौन बनेगा? तो क्षत्रिय। और क्षत्रिय का काम क्या होगा? मतलब राजा का क्या काम होगा, शासक का क्या काम होगा? तो किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर भेंट वसूलना माना जाता था। कि शासक जो होगा वो व्यापारी सब जो होगा, व्यापारियों से। क्यों ऐसा किया गया? क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ऊपर हम लोग देखे कि बहुत सारे चीजों, जैसे कि देखो एक बात बता, प्रधानमंत्री जो हम लोगों का है, तो वो जो देश को चलाते हैं तो अपना घर से कमा कमा कर, तो भाई हम लोगों से, आप लोगों से टैक्स, आप हम लोग अगर उनको टैक्स नहीं दीजिएगा तो वो भी देश को कैसे चलाएगा भाई? कोई भी व्यक्ति हो, जैसे सपोज मैं लिया आहा के परिवार में, छोटा सा परिवार से छोटी छोटी बातें लिया, छोटी बातें समझ में आती तो बड़ा बात अपने समझ में आ जाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आहा के परिवार में आहा के दादाजी मैं लिया घर चलवा वाला है ना, घर परिवार पूरा संभाल करके रखते हैं, तो कब रखेंगे? जब भाई बेटा सब कमा कर देते तब ना, तो वही बात हुआ भाई। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो कमा कमा करके लाते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, मेहनत हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब जो हम लोग जो हो गए हैं मेहनत करने वाले, वो क्या हो गए? कमाने वाले। और दादाजी बैठल है ऊपर, प्रधानमंत्री जी ना है,
उसको कमा कमा करके दे रहे हैं तो देश को, ठीक है, तो वही बात हुआ। तो बात समझ में आया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई कि अब जो है इस शासक जो राज्य करेगा, जनता की देखभाल करेगा, तो आर्थिक स्थिति सबकी अच्छी कब होगी, सबसे टैक्स वगैरह लिया जाएगा तो अपने अनुसार काम करेगा भाई। तो इसका मतलब शासक का जो काम, हाँ अब इसी में कुछ हुआ कि अनरा बनरा सब आ गया तो टैक्स मान लो कि भाई जितने औकात रहते वही हिसाब से टैक्स लिया। अब ज्यादा कर देगा तो फिर दिक्कत है ना। तो शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, यानी शासक का काम किसानों पर या व्यापारियों पर या शिल्पकारों पर, जो भी काम करता हो, पर कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था कि ये लोग जो है शासक लोग अपना कर वसूल, कर मतलब टैक्स, ठीक है, या भेंट मतलब वही भेंट के रूप में जो भी 10 20 50 रुपया कुछ भी। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? अब यहां बात आ गया, ध्यान दो ना, अरे नहीं तो खत्म तुरंत कर दे, लेकिन समझावे छी बात के बुझियो। वनवासी, वनवासी किसको बोलते हैं भाई? जो वन में, जैसे राम भगवान वनवासी थे ना, महाभारत में देखा जाए तो पांडव क्या थे, वनवासी थे, वो उनको भी वनवास हुआ है, ठीक है। अब चरवाहों से भी, अब चरवाहों से भी लिया जाएगा, वनवासियों से क्या लिया जाएगा, कर। इस पर बात आया। हमें इतना तो ज्ञात नहीं, तो जब इसको ज्ञात नहीं तो हमको भी ज्ञात नहीं, ठीक। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी, अब होदवा क्या करता था देखो, अब जितना संपत्ति अपना जो कर वसूल करके जो करता था तो करता था, आज जब नहीं होता था तो चल दोसर के क्षेत्र में लूटपाट कला। क्योंकि पहले बाबू लूटा पार्टी बहुत होता था, पहले राजा भी होता था मजबूरन जो है ना, सीधा वही वाला बात कि हम यहाँ के राजा हैं, अब हम चाहेंगे कि चल भाई सलेमपुर पर धावा डोले छे, अब उसका भी संपत्ति अपने अंदर सब कर लेंगे, और फिर जफरा पर जाएंगे ना, कमान पर समझ में आ रहा ना, है ना। तो वैध उपाय पड़ोसी राज्य पर, अब दूसरे राज्य पर एक तो कर वसूल करके किया जाता ही था, और उससे भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती थी तो बगल वाले राज्य पर हमला करो, ठीक है। तो वैध उपाय मतलब कुछ अल्टरनेटिव उपाय, जो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। मतलब शासक जो होता था क्षत्रिय, और वो जो शासक होता था तो शासक अब दो तरीका से, एक तो क्या, अपने लोगों से, किसान इत्यादि वगैरह सब व्यापारियों सबसे कर वसूल, और अगर उससे भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी तो बगल वाले राज्य से पर क्या करता था, आक्रमण करके उसको जीत करके उसका धन संपत्ति हड़प लेता था जितना आ सके। अब धीरे धीरे कुछ राज्यों ने, अब देखो, अब धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थाई सेनाएं बना ली। संपत्ति आर्थिक स्थिति से, रे नौकर कौन रखेगा, जे धनी मनी रहती से ना, तो इसका मतलब राजा धनी मनी बनेगा तब ना नौकरशाही, नौकर वगैरह सब रखेगा, सेना वगैरह रखेगा। अगर मान लो कि जैसे कि भारत ज्यादा अमीर देश है नेपाल से, इसलिए यहां सेना ज्यादा होगा, जितना भी सेना भर्ती करवा दो। अब वहां कोई गरीब देश, गरीब राज्य है तो वो ज्यादा सेना कहां से रख पाएगा भाई, क्योंकि सेना में खर्चा लगता है। अब नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया, मतलब कहने का क्या कि अब जो है अगल बगल से जीत करके और सेना भी तैयार कर लिया, नौकरशाही भी तैयार कर लिया। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। अब बाकी कुछ राज्य ऐसे भी हुआ करता था जो सहायक सेना पर निर्भर हुआ करता था, मतलब कि अब मेरे पास सेना नहीं है तो भाई दूसरे राज्य से सेना मंगवाता था, उसको खर्चा देना पड़ता था, कई तरह की बातें हुआ करता था, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। तो अब ये लोग क्या करता था, किसाने सबके सेना बना ले चले कुछ राज्य, है ना। जैसे पहले अपने भी देश में बहुत स्थिति खराब था, तो अहाँ सब दादा बाबा परदादा सबसे पूछबे, जे पहले पढ़ल नहीं रहे छले, केवल शरीर से तंदुरुस्त मस्त स्वस्थ रहे छले ना, तब पकड़ पकड़ के लो जाए छले, चल सेना में भर्ती, आ पकड़ पकड़ के लो जाए छले, आ केकरो पकड़ल ला, जब भी अबै छले त सबके मम्मी सब दादी सब कह लगे छे कि हम नहीं जा दे बेटा के, तो हम नहीं जा दे, काना लगे छले, पति के तो कुछ भी
नहीं जाने दिया। जाय छले 1-2 महीना रहे छले बम्बई का भाग छले। फिर जब ये बुझे छले कि अब हे सेना सबके खोजे है तो जकर शरीर गड़बड़ा सब रहे छले ओकरा नुका के रख दी छले। दादा बाबा सबसे ई बात सब पूछ लेबे बता दे। आई में से बहुत के दादा बाबा सब गेल होत। ठीक है, आ कोनो पढ़ाई लिखाई कोनो इंटरव्यू सब नहीं, शरीर ठीक है चलो। ठीक है, तो इस तरह की बातें निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग जैसे क्षत्रिय वर्ग हुआ करता था, अब कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ठीक है, चलो है ना। अब हुआ या मिट्टी के बर्तन हुआ, जैसे कठोर सतह पर खुदे होते थे, और अभिलेख में उन लोगों का उपलब्धियां, मतलब उन राजा महाराजाओं इत्यादि लोगों का कुछ बात हुआ करता था। क्रियाकलाप ने मतलब किसने क्या किया है, कौन राजा हुआ करता था, यहाँ का राजा कौन है, या कुछ भी विचार लिखे होते थे कि उन राजाओं का बात विचार कैसा था, वो राजा जो हुआ करते थे मतलब क्या करना चाहते थे, मतलब ये सब बातें अभिलेख में क्या सब रहता है जी, राजा महाराजाओं का नाम, राजा महाराजाओं इत्यादि लोगों का जो है सो बात विचार, कामकाज के बारे में कुछ विवरण या कुछ इस तरह से उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप, राजाओं का क्रियाक्रम, राजाओं का कामकाज सब इत्यादि है ना, और महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं के दिए गए कुछ बात, महिला पुरुष सब कौन धार्मिक, कौन किस तरह से, कौन किसको क्या मानते थे, उस तरह की बातें, गए दान और ब्यौरा इत्यादि सब होता है कि कौन महिलाएं या कौन कुछ मुख्य महिलाएं जो हुआ करती होंगी, ठीक है, या कुछ धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म या कुछ कई प्रकार की बातें जो विख्यात है ना। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थाई प्रमाण था। प्रमाण मतलब कि हाँ इस अभिलेख को पढ़ करके बातें समझ में आता था कि पहले क्या होता था। ठीक है, प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर। कई अभिलेखों में इनके निर्माण, अगर ये सब नहीं रहता तो बहुते कुछ नहीं जान पाता भाई। यह सब के कारण तो अभी बहुते कुछ पीछे वाला बात सब समझता है। अगर ये सब छाप छुप नहीं छोड़ल रहता, अभिलेख सब नहीं रहता, तो पहले किताब थोड़ी हुआ करता था, इसलिए अभिलेख ये हो गया। अब जैसे कि मान लो कि अभी का जीवन काल जो आएगा तो क्या होगा, जैसे अभी फिल्म बना रहे थे, फिल्म देख करके समझ जाएगा आने वाला, या किताब बहुत सारा है तो किताब अभी का आदमी जो किताब निकाल देता है प्रकाशित कर देता है तो किताब पढ़ के पता कर लेगा। तो पहले इसी तरह से अभिलेख हुआ करता था। ठीक है, तिथि भी खुदी होती है, कुछ कुछ किताबें हुआ करता था है ना, जिन पर तिथि नहीं मिलती। हाँ, कुछ ऐसे भी हुआ करता था अभिलेख जिस पर तिथि नहीं हुआ करता था। उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जाता सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ, तो अब देखो एक बात बताते हैं। अब कुछ ऐसा लिपि जो हुआ करता था जिसको कुछ लोग अपना पढ़ लिया करता था, तो वो अभी के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, अक्षर उस अक्षर से अभी मिलाया जाता था। जैसे कि मान लो कि जैसे कुछ अक्षर से पहचाना जाता था। 250 ईसा पूर्व की बात करा जाए, अ जो है पहले का अ ऐसे लिखा जाता होगा जो दूसरी लिपि है। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता था। और 500 ईसा पूर्व यही चीज फिर ऐसे हो गया। अब जैसे देखो एक बात बताते हैं कि अभी जो है हिंदी वाला एक दो है लिखा है, एना वाला 1 2 एना तो हुए 2 ना 3 एना 4 एना हुए है ना, 5 एना 6 एना एना ठीक है, और 6 7 8 अन्ना, 9 अन्ना, 10 अन्ना।
है पगला ये नाइते मतलब ई वाला एना नहीं दे छले ये कई मैथिली में बतवा बतवा पढ़े नहीं सब। ई एक हुआ, ई दो हुआ, ई तीन हुआ, तीन ऐसे हुआ करता था, मतलब एना का कहना तीन, ई चार हुआ जो कि आर बोलते हैं अभी इंग्लिश में, और ई पांच भेले एना का कहना। अभियो पुराना पुराना दुकानदार सब जो पैसा लिखे आते यहाँ सब लिखे। अब देखियो एगो बात बतबे छी, अब अपना सब जो हम सब पढ़े चलिए सुनो हम बात मतलब सब बहुत है जरा अहूँ सब के साथ बीतल है। अब देखियो कोनो आदमी कोई हमारे घर के परिवार या कोई एले दुकान से सामान ल के हम सब पढ़ के अबै छलिए तो कहै छल देखी तरो केते के कथी दाम लगेने है तो पढ़े नहीं अबै छले तो कहै कथी पढ़े छी रो तोरा सोचा अहूँ सबके साथ बीतल होती सब बात ना, मतलब कथी पढ़े छी रो तोरा एकटा मतलब दूटा सामान ले लिए अब धो के चार पांच अथी धो देलक बेचती तो बेचती ना, मतलब तू आठवां में पढ़े छे तो नौमा में पढ़े छे तो सतमा में पढ़े छे अभी तक तोरा ई नहीं अबे हो। अब वही के ले लऽ के चल गल कोनो अगल बगल में सर भेल तो सर यो देखियो तो कथी पढ़बे छे बच्चा के ना, अभी तक ही हमरा हिसाब नहीं बता दे है। आ ई प्रक्रिया जनते के नहीं समझा तो ई सब बात तब चलो है ना। तो 500 ईसा पूर्व में अब यही क्या हो गया भाई 250 और 500 ईसा पूर्व में यही चीज ऐसे था, ठीक है, इसी प्रकार लिखा जाता था। तो यही चीज नहीं ओए ओ आ ई उ सब वाला, ठीक है। अब प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना जो अभिलेख हुआ करता था प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। अब देखो ये भाषा और लिपि क्या होता है बता दिए थे दोनों का अंतर पिछला चैप्टर में पढ़े। ए भाषा और लिपि नहीं बतेने रहे, आ? जैसे 21 भाषा में लिखा हुआ है हिंदी भाषा में, लेकिन लिपि कौन है देवनागरी लिपि। तो भाषा और लिपि के अंतर नहीं बतेने रहे, बानर सब कहीं के भूल जाए। तो प्राचीनतम अभिलेख जो हुआ करता था प्राकृतिक भाषा, अब प्राकृतिक भाषा मतलब जो भगवान के दिए हुआ कुछ बातें है ना, भाषाओं में लिखे जाते थे। अब प्रकृति उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं, जनता की जो भाषाएं हुआ करता था, जे प्राकृतिक मतलब जनरल के हैं तो वह बजा गए वह भाषा। तो पहले का जो आदमी हुआ करता था थोड़ी ना हाँ ठीक छी या तुम अच्छे हो ना मतलब अरे वेस्टर्न डीजे के चाहे अपना भी क्षेत्र में बहुत जगह जैसे मान लिया राम अधि जैसे कि मान लिया कि शंकर भगवान के शादी भेल रहे तो शंकर भगवान के जो शादी भेल रहे या फिल्म में देखने होबे मान लिया तो पार्वती के जे मान लिया मतलब ओत जे गेल रहे कथी बारात, तो बारात के सब गेल रहे भूत सब गेल रहे आ बहुत सारा जानवर या बहुत सारा वही समय के आदमी सब तो ई सब कथी गाना गावे छले डांस करे छले रे बात समझ आ कि नहीं। मतलब वो अपना हिसाब से देखने हो यहाँ गौर से तो वो अपना हिसाब से गाना गा रहा है बजा रहा है, लेकिन आदमी सब जब पार्वती के सहेली सब जो देखल क्या होता कि आदमी सब तो पागल हो गए ना। जैसे वही जो एक देखो रॉबिन्सन क्रूसो वाला बात तो बोले ही थे भाई कि कभी उसने आदमी को देखा ही नहीं था ना। अब पहला जब फ्राइडे के किसके मुंह से फ्राइडे के मुंह से जो रहे महबूब महबूब वाला आवाज सुनने से हो ओकरा कथी लगले सुंदर लगले जे कि आवाज सिर्फ ई सुन लगले कि वो बौजे है आदमी कुछो कुछो बौजे है ना।
तो यही बात है, ठीक है। तो यही है, बातों को समझो, है ना। आदमी सब बुझे किताब चाहे ई सब, मतलब कथी है मतलब ये नहीं समझ में आवे, मतलब या समझियो, या सब चीज है। वास्तविक रूप में जो जीवन बीतबै छे, बिताल गेल है, ओई पर जे रिलेट करबे किताब के ने, तबे समझ में आत। बाकी हम पढ़ के निकल जा बता देब, कुछो नहीं समझ में आता के, है ना। तो वही, अब प्रकृति का मतलब क्या होता है, वही ना। तो प्राकृतिक मतलब क्या हुआ, जो प्राकृतिक मतलब भगवान ने इंसान को जन्म दे दिया, जो कुछ भी बोलता था वही भाषा हुआ करता था भाई, है ना। ठीक है, भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अब देखो, अजात शत्रु, ये बहुत खतरनाक, अच्छा आदमी तो रहबे करे लेकिन खतरनाक रहे। ई अपना पितेजी के मार देने रहे, अतिक रहे, मगध के राजा रहे, बताया सब चीज अभी अभी आगा दिल है, अतिक रहे क्या है? ठीक है, अजात शत्रु, ठीक। अब इस अध्याय में हम लोग अजात शत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। मतलब एक अशोक के बारे में तो ऊपर बताया गया था, और अजात शत्रु के बारे में प्राकृतिक अभिलेख से प्राप्त हुए, किसके बारे में, अशोक के बारे में और अजात शत्रु के बारे में। आपको यहां तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। अब एक तो प्राकृतिक भाषा हो गया, और क्या हो गया, एक पाली भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा इत्यादि। तो बिल्कुल तो सही बात है, जिसमें तमिल तो अलग हो गया, जो चेन्नई वगैरह, पाली अलग हो गया, संस्कृत तो भाई तुम लोग जानता ही है, ठीक है। तो भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, कौन कौन भाषा का, एक प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, इन सब के बारे में। पाली भी भाषा मतलब दूसरे राज्य का था, मतलब जैसे तमिल जो है दूसरे राज्य का भाषा, वैसे ही पाली दूसरे राज्य का भाषा है भाई, है ना। क्योंकि इन भाषाओं में भी क्या अभिलेख मिलते हैं। अब कहने का मतलब कि अभिलेख के बारे, अब जो अभिलेख जो कुछ मिला वो तो प्राकृतिक भाषा में मिला, तो प्राकृतिक भाषा में मिला तो वो वाला पढ़ करके बता दिया गया। अब कुछ जो अभिलेख मिलेगा तमिल भाषा में, कुछ अभिलेख जो मिलेगा संस्कृत भाषा में, कुछ अभिलेख जो मिलेगा सो पाली भाषा में। अब तुमको संस्कृत भाषा में तो हम लोग तो पीछे तो पढ़े हुए थे कि हड़प्पा सभ्यता जितना भी था, मसवाल नहीं रहो, करकरा का बैसू, मुरही जब मसवा जाए तो खा में नहीं निकला, करकरायल रहो तो खा में निकल। पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्रकृति भाषा, ये सब तो था ही, ठीक है। अब इसके अलावा भी संभावना ये बताया जा रहा है भी और भी कई प्रकार के भाषाएं हुआ करता था। क्वेश्चन अब लिखो पहले, 16 महाजनपदों में प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौन, मगध। अभी बोले थे कि पढ़ेंगे हम लोग मगध के बारे में, ठीक है। तो मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो 16 महाजनपदों में प्रथम महाजनपद कौन है भाई, मगध। अब 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो आधुनिक में बिहार कहा जाता है, आधुनिक मॉडर्न युग में बिहार कहल जाए। अभी के जमाना में मगध के कथी कहे है, बिहार, समझ, बानर सब। आओ चलो देखियो, देखो तो देखो भाई, जहिया अभी हिस्ट्रियो नहीं बुझे छलिए ना, लेकिन हिस्ट्री आप बुझ गेलिए कि हिस्ट्री की होय है, हिस्ट्री में की पढ़े छिए, देखो था ज्योग्राफियो बतेबे तो ज्योग्राफियो के बारे में बतेबे, लिया ना। मगध आधुनिक में इसको क्या बोला जाता भाई, बिहार। अब सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो बोले ही थे भाई, सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में कौन है भाई, मगध। अब ये आधुनिक इतिहासकार, क्या आधुनिक मतलब मॉडर्न, अभी के जमाना के इतिहास के जाना वाला व्यक्ति, इसके कई कारण बताते हैं। किसके, इसके मगध के बारे में। एक यह कि मगध के क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। बिल्कुल सही बात है, उस समय में हम लोग बहुत अमीर थे बिहार के लोग,
हाँ नहीं थे। मैथिली के फर्स्ट चैप्टर में ये सब बातें बताया गया होगा। मैथिली की सीमा कहां से है, मैथिली के जन्मदाता के है, जो मिथि नाम के व्यक्ति तौर पर अच्छी थी, मतलब हम लोगों का उपज वगैरह इत्यादि अच्छा हुआ करता था। कहां? बिहार में। अभी बहुत सारा क्षेत्र कट करके चला गया, इसलिए जो है बहुत सारा चीज लोग चल गए दूसर क्षेत्र। अब दूसरे यह कि लोहे की खदान था, है ना। आधुनिक जो अभी झारखंड में है, जो कट करके चला गया, झारखंड राज्य जो बना, झारखंड में कट करके चला गया, जो कि मगध में ही था पहले, भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण यानी कि बहुत सारा हथियार। अब मान लो कि लोहा का खदान अपने राज्य में रहता तो अपना राज्य में मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब सस्ता सामान मिलता और हम लोग बना बना करके बेचते तो अमीर बनते। तो जहां जिस चीज का सुविधा हो जाता है वहां का आदमी तो जरूर है कि अमीर बनेगा भाई, अच्छा बनेगा। जिसके उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। अब जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। जो सेना के क्या थे? मतलब कहने का क्या कि जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध हुआ करता था। हाथी से आदमी, हाथी बाघ शेर इत्यादि सबसे आदमी डराई चले, और वही के लोग हथियार बना कर रखे चले। जैसे पहले पहले आदमी सबके देखे थे यहाँ सब कि पहले के आदमी सब आब नहीं, लेकिन पहले के आदमी सब देखे थे वे लाठियों सब बना बना कर रखे चले, मायर हो तो दियाद में पक्का। बात सही बात बोल रहे हैं हम। सब के बाबा दादा लाठी सब रखे चले, कैला दू कारण ला, एगो तो मौसरी पीटला, एगो दूसरा आदमी के पीटला। ईमानदारी से देखियो, ये सब बात अहाँ सबके अजीब लगत है कि सॉरी कदी कदी पढ़बे है, लेकिन ठीक है। साथ ही गंगा, सुनो ना, अब ये जो मगध किस पर बसा हुआ है पता है? गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तो ये किसने बसाया था वो सब अभी हम लोग देख लेंगे। साथ ही गंगा और इसकी ऊपर नदियों, गंगा और सोन नदी इत्यादि वगैरह सब कई प्रकार के नदी से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक यानी शुरू जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण अलग अलग शासकों के नीतियों को बताया। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कहना यह है कि मगध का जो कई प्रकार का कारण था वो अलग अलग शासक के कारण हुआ, जो मगध का राजा अलग अलग हुआ करता था। जैसे कि इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदन जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। मतलब समझ जाओ। सबसे पहले एक छोटा सा बात हम बताते हैं, जो मगध, समझो बातों को, ठीक है। ये मगध है। मगध का जो पहला शासक था वो कौन था? पहला जो शासक था वो कौन था? है ना, यानी कि जरासंध। कौन था? जरासंध। इसको कैसे ऐसे लिख देते हैं, प्रथम शासक है ना। प्रथम शासक कौन था भाई? जरासंध। जरासंध हाँ नाम महाभारतों में सुनने हुए, जरा भीम जे है पूरा फाड़ दे है, शरीर के दोनों पैर के सीधा उदार का फेंक दे है। तुम लोग मतलब क्या सब जरूरत है। भीम वो भी बताता, जबकि जरासंध क्यों फाड़ दिया उसको मतलब एक वरदान मिला था। और वो कि जब ये चीर का एगो खांचो नहीं, जैसे कि मान लिया कि ये एगो शरीर है, मान लो ये पूरा शरीर है, इसको ऐसे करके आ चीर का सीधा टांग है मान लिया, आना का फाड़ दे का आई एमहर तो फिर जुड़ जाए छले। तब फिर क्योंकि कृष्ण भगवान है ना बहुत, तब जे है से ओकरा की केल के बार बार फिर एक चीर दे, फिर मान लिया एना का फेंक दे, एना का फिर जुड़ जाए अपने जरा के। अब ई तब एक जे है से बतेल के एना का एगो लकड़ी लो के चीर के आ कहल के ई वाला एनी फेंक, ई वाला एनी फेंक, तब मरत वो।
तो अभी क्या करता है, इसे चीरता है, कल के वो ही बात। अब भीम तो चीरो फारा में वो ने चीर का एकरा एमहर तो मर ले। क्यों? क्योंकि जरासन जो था ना, वो बहुत सारे राजाओं को बंदी बना करके रखा हुआ था। ठीक है, कितने वाला वो सब महाभारत पढ़ाओ। देखियो, मगध प्रथम शासक था। मगध जो प्रथम शासक था भाई, क्या था? प्रथम शासक था। और ये जो मगध जो प्रथम शासक था, कहेगा प्रथम शासक कौन था? इसी ने राजगीर के जो राजधानी बने रहे, यानी कि मगध की राजधानी राजगीर को किसने बनाया था? जरासंध ने ही बनाया था। राजगीर कहियो या गृहो कहल जाए, राजगृह या राजगीर से हो कैसो के छे, या वरी ब्रज भी कहा जाता, अथी सॉरी गरीब ब्रज भी कहा जाता है इसको। ठीक है, राजगृह। अभी ये जो जरासन जो था किस वंश का था? तो गृह द्रथ वंश का। गृह द्रथ वंश का था। गृह द्रथ जो था कौन? तो पिता, जरासन के पिता। और ये कौन थे? मतलब ये जो पूछेगा कौन वंश का, तो यह पिते के नाम पर है ना, गृह द्रथ वंश का वंश। तो क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है आप लोगों को नहीं, लेकिन आगे भी पूछा जाता है, मगध के प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? जरासंध, जो कि गृह द्रथ के बेटा। अरे ई भेले पिता, तीर के निशान ही मुहे का लागल है ना, तो ई पिता कौन? ई इन्हें की उल्टा पुल्टा भजा। अगर आई मुहे तीर लगा दी थी तो पिता ही। ठीक है, हाँ ई बात के बुझियो। तीर तार सब नहीं बुझे छे। बच्चा में इहो सिखाल जाए कि ई तीर के मतलब बता, तो सौर उम्हर से एम्हर अबे है ना, एम्हर से उम्हर जा रहा है। ठीक है, तब ना ये ना रहे है, तब ना रावण के जे मारे है ना, ना कभी देखा था। अब देखो, उसके बाद अगर पूछेगा कि मगध का प्रथम प्रतापी राजा, शक्तिशाली राजा जो कौन बना था, तो वो था भाई, वो था अजात शत्रु। क्या क्या ई तो हम ई बतेली कि प्रथम मगध के राजा कौन था भाई, तो जरासन जो राजगीर को राजधानी बनाया था। अब पूछेगा किस वंश का शासक पहला जो है मगध का जो राजा था, किस वंश का था, तब गृह द्रथ वंश का। ठीक, दूसरी नंबर बात, इसके बाद जो राजा बना था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। उसके बाद जो राजा बना था अजात शत्रु। उसके बाद जो था अजात शत्रु का बेटा जो उदाइन, जहां सब के लिखे नो ची बते न छे कि बिहार के यानी कि पटना के संस्थापक कौन है, उदाइन लिखे न हो छे। तब वहां आई में कंफ्यूजाइत होबे, तो एक कहानी बुझ जाओ, ते लोग को समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, एक बात बताते हैं, मगध के राजा राज पर बहुते हरियक वंश, यानी कि शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सब वंश का राजा बना हुआ है। कोई आप देखियो, ये सब तो मुख्य में से बतेलिए। अब इतने थोड़ी होते राजा बहुते उगेले उगेले। अब नरेंद्र मोदी से पहले कोई ना, तो मतलब तेना। तो अब जो मुख्य बात है, अब इससे जो ज्यादा शक्तिशाली इसके बाद जो राजा बना था, ध्यान दो ना, कौन था भाई? बिंबिसार। अब समझो, रख के ना लिखो, बिंबिसार था भाई। कौन था? बिंबिसार। ये जो बिंबिसार था ना, खतरनाक आदमी हो छले। त्यान के बेचारा के बेटे मार दिल के। देखो,
अब बेटों के फिर पोता मार दिल के। देखो इस बिंबिसार जो था किसका राजा था? जो कि मौर्य वंश का था। ये किस वंश का? गृहद्रथ वंश का, आई मौर्य वंश का। ठीक, अब ये जो बिंबिसार है हर्यक वंश इत्यादि वगैरह सब राज करता है जो है ना। अब ये बिंबिसार, अभी बिंबिसार जो है जो बिहार का जो उस समय में क्या था? राज गृह था बिहार का राजा। इस शक्तिशाली राजा था, सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा मगध का कौन था अगर पूछेगा तो बिंबिसार। शक्तिशाली राजा, ठीक है, शक्तिशाली राजा, ठीक है, जो कि 499 599 ये सब 499 सबका बात है, 442 का बात है, 326 का बात है, 460 सबका बात है। ये सब ईसा पूर्व इन लोगों का शासक चलता था। ईसा पूर्व मतलब समझ जाओ, हाँ ठीक है। अब देखो ये शक्तिशाली राजा था जो कि मौर्य वंश का था, ठीक है। अब क्या हुआ कि एकरा मार को आकर बेटा बनले कथी? राजा। एकरा मार दिल के तब राजा कौन बना? अजात शत्रु। कौन बना भाई? अजात शत्रु राजा बना। एकरा मार को उदाइन, कौन? या उदय भद्र भी कहा जाता है इसे, उदाइन। उदाइन कहो, उदयन या उदाइन जो दे दे, या उदय भद्र भी कहा जाता है इसे। उदाइन लिखल रहे, उदयन लिखल रहे, या उदय भद्र लिखल रहे, जे लिखल रहे। उदाइन देखो ये बिंबिसार और अजात शत्रु जो है ना, वैशाली के नर वधु अम्रपाली, देखिए बानर सब के। एक कारण क्या था कि बिंबिसार अजात शत्रु दुनू जो है वैशाली के एगो नर वधु रहे अम्रपाली, ओकरा से प्रेम को बैठले दुनू, हाँ बाप बेटा दुनू। त्या लोग की कल के ई अजात शत्रु ओकरा पापा के अपन मार दिल के राजगद्दी पर बैठ गए, ठीक है। मतलब पप्पा के मार दिल के दोनों आदमी ओकरा से प्रेम कर लेल के। इसलिए क्या किया? ई राजा कौन था? बिंबिसार। लेकिन इसने क्या किया? अपना पिता के मार दिल के, अरे अजात शत्रु मार दिल के बिंबिसार के, गधा, ठीक है, मार दिया। उसके बाद फिर बना कौन? उदाइन। तो इहो मार दिल के अपना पापा के है। अब एक देखियो, अब एकर कारण ई रहे कि मतलब एक जो मंत्री वगैरह रहे ना, से मंत्री वगैरह एकरा उसका दिल के बहुत सारा ऐसा बात माइंड में डाल दिया होगा, निगेटिव बात सब डाल दिया होगा। इसलिए उदाइन ने क्या किया? अजात शत्रुओं के मार दिल के। देखो बेटा मारते जा रहा है बाप को, राजगद्दी पर बैठते जा रहा है। उदाइन जो है, जब देखो अभी तक मगध का राजधानी कौन, यानी बिहार का राजधानी कौन? राजगीर है। लेकिन जब उदाइन आया ना, तब राजगीर के सॉरी बिहार के राजधानी बना दिल के पाटलिपुत्र यानी पटना। अब समझ में आल? तेलो को लिखल गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदाइन। अब समझ में आल कहानी? ये बात है, ठीक। जो कि पाटलिपुत्र यानी पटना ना, पटना के संस्थापक भी इसे कहा जाता है, संस्थापक, ठीक है। लिख लेना अपना, लिख लो एक बार। ये सब आगा सब चीज में क्वेश्चन आगो हो पूछे है ये सब बात। एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्व का कारण बताया, अलग अलग शासकों के, है ना, नीतियों का। इन लेखों का अनुसार बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद मंदन जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। मतलब महत्वाकांक्षी जो अपने, ठीक है, थे। और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। किनके मंत्री? शासक के, राजा के जो मंत्री, समझ लो यार, ठीक।
प्रारंभ में राजगाह, देखो राजगाह, राजगृह है ना, आधुनिक बिहार के राजगीर है। राजगृह को ही राजगीर कहा जाता है, राजगाह को ही राजगीर कहा जाता है। ठीक है। मगध की राजधानी थी, क्या थी भाई? मगध की राजधानी थी। शुरू में मगध की राजधानी कौन था? राजगाह, राजगृह। ठीक है। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। राजाओं का घर मतलब उस राजगीर में ही राजा रहते थे। राजगीर में ही क्या करते थे? राजा रहते थे। ठीक है। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक, जो पहाड़ी इलाका है वो ग्याल छिके योग ने राजगीर, तो चल जाओ निकाल। टमटम सब होता अभी। हाँ आ बेले क्या टा पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर, पहाड़ी इलाका है वो। ठीक है। राजगाह एक किले बंद शहर है। राजगीर क्या है भाई? एक किला बंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को क्या बनाया? राजधानी। किसने बनाया? उदयन ने। ठीक, राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। अब कहेगा पटना का पुराना नाम क्या है भाई? पाटलिपुत्र, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन का मार्ग, गंगा नदी